हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल भी जुड़ गई है, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बाजार में मौके कहां पर है। राजेश पालविया हमारे साथ और साथ ही केवल भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। राजेश जी, शुरुआत करेंगे आपसे और आप सीधा बाजार में गिरावट है, ये हम सब देख रहे हैं, रिकवरी की कोशिश भी कर रहा है मार्केट, लेकिन इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज क्या है वो बताएं, क्योंकि व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि इस वक्त करें क्या, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, मार्केट में एक्सपायरी के दिन आज काफी इंटेंस सेलिंग बनी है, जो कि काफी सरप्राइजिंग रहा था। कल तक जो सेटअप बने थे उसके हिसाब से इतना सेल ऑफ आज के सेशन में नहीं होना था, और ये आज जो हुआ है काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है आज के मार्केट में। और हमें लगता है कि आज के जो क्लोज रहेगी, अगर हम 18,000 और 17,900 के नीचे क्लोज होते तो ये यहाँ से फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है सेलिंग। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि एक अच्छा मोमेंटम में है, और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है बाइंग साइड में। तो टीवीएस मोटर पे हमारी नजर है। आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, और जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में बने हुए, हमें लगता है टीवीएस मोटर बाय किया जा सकता है। 1080 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 1005 का स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय साइड का रहेगा वो रहेगा हिंद यूनिलीवर। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी काफी स्टेबल प्राइस एक्शन है। वीकली बेसिस पे भी देखें तो करंट वीक में ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास के गेन हिंद यूनिलीवर ने यहाँ पे दिखाए। मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के चलते अब एफएमसीजी सेक्टर की तरफ भी एक बाइंग का रुझान बनते हुए दिख रहा है। एचयूएल के सेटअप में हमें लगता है यहाँ पे अपसाइड 2700 तक आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2595 का। सेल साइड में जो हमें स्टॉक लग रहा है वो है इंडसइंड बैंक का। स्टॉक में जो ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। डेली वीकली सेटअप पे जिस तरीके की वीकनेस बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो फैब फ्यूचर इंडसइंड बैंक का फरवरी सीरीज का फ्यूचर सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1200 का और टारगेट होंगे 1130 तक के। इंडसइंड बैंक फरवरी फ्यूचर आप सेल कर रहे हैं, बैंक्स में थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, ये तो आपकी रिकमेंडेशन है। केवल से भी पूछ लेते हैं वो कहाँ पर मौके ढूंढ रहे हैं। केवल गुड आफ्टरनून, आप कहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं अपनी। ऐसी गिरावट में कुछ स्टॉक पसंद आ रहे हैं आपको बाय करने के लिए, या फिर शॉर्टिंग के मौके और हैं? प्रियंका जी, मैं दोनों तरफ जाना चाहूंगा। और जैसे अभी धनंजय सर भी आए थे, उन्होंने रूरल इकोनॉमी में कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक के लिए बात किया, और सेम आज सुबह भी हम निकुंज सर और अजय सर की जब बात सुन रहे थे तब भी वही डिस्कशन चल रहा था कि मार्केट में जो ये गिरावट है वो शायद उसमें कोई फंडामेंटल कुछ उसमें लॉजिक नहीं है, तो ये जल्दी से रिकवर हो जाना चाहिए। तो मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता हूँ अभी। मेरा एक जो बाय सेल है वो सेल का है, SAIL सेल। इसमें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप बाय इन डिप्स टिल 86 87 के लेवल तक आप इसको बाय कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस रखे 84 का, और मेरा अपसाइड टारगेट 99 एंड 111 का है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी मैं कॉन्ट्रा ट्रेड इसलिए लेना चाह रहा हूँ, हालांकि ये कंज्यूमर सेक्टर में बिलोंग करता है, लेकिन चार्ट पे इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI शो कर रहा है, और 4 सेशन पहले एक इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये 912 या 911 के आसपास अगर 3.20 को मिलता है तो इसको मैं STBT लेना चाहूंगा, और मेरे लिए जो टारगेट रहेंगे वो 888 और 870 के रहेंगे। तो ये मेरे तरफ से 2 रिकमेंडेशन रहेंगे प्रियंका जी। जी, बाय कॉल्स और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर पर सेल कॉल की भी राय, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में खरीदारी के मौके। आप तक वापस पहुंचेंगे और टेक्निकल न्यूज स्पेसिफिक आउटलुक्स भी जानेंगे, स्टॉक्स पर भी कोशिश होगी आपसे इस वक्त बाजार में कमाई के मौके समझने की। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कंपनी का मैनेजमेंट भी जुड़ा है। पिडिलाइट के नतीजे आते हुए दिखे हैं, नतीजों में दबाव देखने को मिला था। Q4 में पिडिलाइट के प्रदर्शन में क्या सुधार दिखेगा या नहीं, आइए मैनेजमेंट से ही समझते हैं। पिडिलाइट के MD भरत पुरी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मिस्टर पुरी, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। रेवेन्यू ग्रोथ तो मॉडरेट नजर आई है। इस तिमाही के नतीजों को अगर देखें, ऑफ कोर्स मार्जिन्स और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी कंसर्न्स बिल्ट होते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह क्या रही, मेनली वॉल्यूम्स और वैल्यू के फ्रंट पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और आउटलुक FY24 के लिए अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए, जब आप हमारी रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो मेरी आपको ये आग्रह है कि रेवेन्यू ग्रोथ को सिर्फ जब हम बिजनेस को मैनेज करते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, हर क्वार्टर को नहीं देखते हैं, थोड़े लंबे पीरियड को देखते हैं।
अगर आप पहले 9 महीने देखें तो हमारी बोथ वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ बहुत हेल्दी है। हमारी वैल्यू ग्रोथ तकरीबन 23% है, वॉल्यूम ग्रोथ भी हेल्दी है। अगर आप 3 साल की हमारी जो CAGR है कि भाई प्री कोविड पीरियड से भी क्या हम इस क्वार्टर में ग्रो कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ रेट काफी हेल्दी है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट है वॉल्यूम और वैल्यू में। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, तो हमने काफी प्राइसिंग ली थी। उस वजह से जो हमारी सेल्स लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में बहुत अच्छी थी, क्योंकि ट्रेड ने बहुत माल स्टॉक किया था क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहे थे। इस साल ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, तो इसलिए प्राइमरी सेल्स में ऐसा लगता है कि भाई देखिए ग्रोथ मॉडरेट है, कंज्यूमर और बिजनेस की 7% है, बट व्हेन वी लुक एट आवर सेकेंडरी सेल्स वी बिलीव इट इज सेटिस्फैक्टरी। जहां तक आउटलुक का सवाल है, हमने कहा है कि वी आर इंक्रीजिंगली ऑप्टिमिस्टिक। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है जो हेडविंड्स थी, जो हमें लग रहा था कि भाई जो प्रॉब्लम्स अभी डिमांड के लिए हैं स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में, वो कम हो रही हैं। क्रॉप अच्छा है, मॉनसून अच्छा रहा है, लग रहा है कि गवर्नमेंट भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ध्यान दे रही है, तो हमें लगता है कि जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, इनकी डिमांड भी वापस आएगी। जो टेल विंड्स हैं, हमें काफी एडवांटेज मिली है 2 चीजों से। एक तो जो रॉ मटेरियल के दाम है वो काफी गिर चुके हैं, जैसे कि जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है वाइनाइल एसीटेट मोनोमर, लास्ट ईयर इस टाइम पे उसकी कॉस्ट $2,500 प्रति टन थी, आज की तारीख में ये तकरीबन $1,200 प्रति टन है। तो जैसे जैसे लग रहा है कि इन्फ्लेशन अब बॉटम आउट हो चुकी है, मॉडरेट हो चुकी है, इसका फायदा हमें अभी लास्ट क्वार्टर में इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी इन्वेंट्री जो हमने माल खरीदा था वो हाई प्राइसेस पे था। अब क्वार्टर 1 और ये क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में आपको इसका फायदा दिखेगा। तो एक ये फायदा है। दूसरा ये है कि देखिए अक्रॉस अर्बन इंडिया टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काफी तेजी है। इसका ऑब्वियसली डायरेक्ट फायदा हमें मिलता है। गवर्नमेंट भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स में पैसा डाल रही है, इसका भी ऑब्वियसली हमें फायदा मिलेगा। इसीलिए जहां तक आउटलुक है, वी कीप सेइंग वी आर इंक्रीजिंगली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द फ्यूचर। ऑलराइट मिस्टर भरत, एक और आपसे व्यू समझना चाहेंगे कि रुपए की डिप्रिसिएशन का आपको कैसे फायदा मिलता है? देखिए जहां तक हमारा सवाल है, हमें नहीं लगता कि हमें प्राइस हाइक लेनी पड़ेगी अनलेस कोई ऐसी चीज हो कि अगर कोई नया प्रॉब्लम हो। आजकल देखिए जो भी हो रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, वो रशिया यूक्रेन हो या उससे पहले कोविड हो। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स नहीं हो, जब प्राइस बढ़े थे हमने पूरी प्राइसिंग नहीं ली थी, उस टाइम पे हमने अपना मार्जिन थोड़ा डिप्रेस कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि भाई देखिए हमारे हिसाब से ये रॉ मटेरियल प्राइसेस अननेचुरल हैं, ये वापस आएंगे, और अब वापस आ चुके हैं। उस टाइम हमने सिर्फ 75% इन्फ्लेशन का प्राइस लिया था। डेप्रिसिएटेड रुपी भी हमने अपने कॉस्टिंग में डाल दिया है। हमारे हिसाब से अगर कोई और नई चीजें नहीं होती हैं तो हमें अगले 3-4 महीने में कोई प्राइस इंक्रीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर पुरी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, पिजलाइट के नंबर्स पर अपने रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे और एक बार फिर से बाजार पर लौटेंगे, जहां आप देख रहे हैं कि गिरावट तो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बैंक निफ्टी पर आप देखें तो लगभग 1000 पॉइंट्स की आपको यहाँ गिरावट दिख रही है और संजीव भसीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लगभग 2.5% की गिरावट आपको दिख रही है। संजीव जी गुड आफ्टरनून, आप कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? आज की जो सडन फॉल है, हालांकि ग्रुप स्टॉक्स के लिए तो एक ऑफकोर्स एक रीजन भी था गिरने का, लेकिन बाजार पर पूरा इफेक्ट और वो भी बैंक्स इतना गिर रहे हैं, क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं और क्या ये गिरावट बाइंग का मौका है? हाँ बिल्कुल, देखिए अनफाउंडेड रूमर्स है और किसी की रिपोर्ट निकाल दो तो एनी टाइम एनीबडी बिग कॉर्पोरेट गोज फॉर कैपिटल रेजिंग। और ये कोई अडानी ग्रुप कोई 2 साल का थोड़ी ग्रुप है, ये तो इट्स फ्रॉम देयर 20 इयर्स और अगले 20 साल भी 30 साल रहेगा। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अनफाउंडेड। there is all capital, there is a huge amount of infrastructure behind there. They've got capital assets. So this is an unfounded rumor for which this brokerage house has come. I think the domestic institutions, banks should give a befitting reply if anything. और मुझे कोई कारण नहीं दिखता। दिस इज अ कंसर्टेड एफर्ट, आपको बता के किया उन्होंने कि शॉर्ट किया और आज आपको मौका ही नहीं दिया।
लेकिन मुझे लगता है ये अनफाउंडेड है, ये लेने का मौका है। 18,400 से पहले जरूर आएगा मंडे तक। You must realize Asian markets are closed this weekend because of Chinese Lunar Year. They will open on Monday. On Friday you have a new settlement. And thirdly, जो बजट की अनकनी थी वो सब हो गई है। This is all rumor mongering. This is the best opportunity to buy. I think you will see 18,400 to 500 before the budget by Wednesday. अब आपके लिए 2 कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल संजीव, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन है और आज जनवरी सीरीज भी खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी का भी एक हैंगओवर लग सकता है। ठीक है, तो आपका व्यू यहाँ से बुलिश रहेगा, इंडेक्स को आप बाय करने की बजाय सुबह भी दे रहे थे, बिल्कुल बताएं कौन कौन सी आपकी नई कॉल्स होंगी। हाँ तो देखिए प्रियंका जी, इंडेक्स पे तो स्टॉप लॉस हो गया, अगर आप रह सकते हैं 18,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आया तो स्टॉप लॉस हो गया है, लेकिन कोई दो राय नहीं, अगर बैठ सकते हैं तो यहाँ से 500 पॉइंट की तेजी है। ये एक रूमर पे और एक कंसर्टेड एफर्ट से बताता है आपको कि किसने ये कंसर्टेड एफर्ट किया है। आई थिंक इट इज ऑल अनफाउंडेड, और ये मेरे हिसाब से तो यू विल सी द शार्पेस्ट रैली कमिंग बैक इफ नॉट लास्ट हाफ एन आवर इन बाय फ्राइडे। तो पहले लीजिए हीरो मोटोकॉर्प 2775 में बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिखे हैं, 2730 का स्टॉप लॉस, 2900 का टारगेट, एंड मारुति 8730 स्टॉप लॉस ऑफ 8550, टारगेट ऑफ 9000। ओके, दोनों ऑटो पैक्स, हीरो मोटोकॉर्प भी और मारुति सुजुकी दोनों आपकी बाय कॉल। ठीक है, शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए, और ये दोनों रिकमेंडेशन और इंडेक्स पर भी अपना एक व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रवार को होगी आपसे मुलाकात। चलिए, तो बिल्कुल बाजार में गिरावट भले ही इस वक्त हावी होती हो, लेकिन इस वक्त बाजार के मूड और माहौल को देखते हुए अजय मुझे लगता है कि जो बुलिश है उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। इतनी बड़ी गिरावट देखी है, ट्रंकेटेड वीक है, तो बुलिश है वो ब्रेक ले, और जो बेरिश है उन्होंने तो कमाई की है, तो मूवी देखने चले जाएं ब्रेक लेकर। ये जो शॉर्ट कर रहे हैं वो कवर कब कर रहे आते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये ब्रेक की जो आप बात कर रही हैं, हम ब्रेक में जाएं उससे पहले हमारे प्रशांत जी आ चुके हैं। प्रशांत जी आ चुके हैं उस ब्रेक के लिए। जाइए अपनी फैमिली के साथ मूवीज देखिए, आप प्लेस देखिए, घूमने घामने जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, रोज रोज बाजार मत देखिए। प्रशांत कह रहे 1000 पॉइंट गिर गया एंड बैंक गया, आप छोड़िए, अब आप मूवी देखिए, वीकेंड ही मनाइए शाहरुख खान की। हाँ जी, बड़ी चर्चा थी, और मैंने भी सुबह सुबह जो है वो अपनी नींद से थोड़ा सा समझौता किया, और सुबह लगभग 8:15 बजे का शो मैंने। ये समझौता नहीं है प्रशांत, ये तो एंजॉयमेंट है। समझौता नींद से समझौता। ठीक है, तो आज मैंने देखा, तो मैं अजय यही जानना चाहूंगा कि आप जानना क्या चाह रहे हैं पहले, मतलब आप पठान के बारे में जानना क्या चाह रहे हैं, फिल्म कैसी है, बज़ कैसा है, क्या क्या चीजें। हम ये जानना चाहते हैं मूवी ये देखने लायक है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, भी आपको सुन रहे हैं, इतना बज़ क्रिएट हुआ है, कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, जी, लेकिन लायक है पैसा खर्च करने, क्योंकि हमारे सब इन्वेस्टर व्यूअर्स हैं, वो वैल्यू फॉर मनी, पैसा खर्च करे और मजा आएगा पूरा या नहीं, ये बताइए। बहुत महंगी है पठान की। बिल्कुल। तो मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके दर्शकों और आपके निवेशकों के सामने रखना चाहूंगा। ये फिल्म जो है, मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि ये फिल्म एक आउटस्टैंडिंग फिल्म साबित होगी, लेकिन उस मोर्चे पर जितना बज़ मुझे नजर आ रहा था, जितना इंतजार था 4 साल के बाद शाहरुख खान की फिल्म का, वहां पर मुझे ये फिल्म आउटस्टैंडिंग नहीं लगी। ये एक रेगुलर मसाला फिल्म है जिसमें बहुत ही धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस हैं। इस फिल्म का जो एक पूरा सेटअप है वो अपील करता है, लेकिन कहानी के मामले में ये कच्ची है, और ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है। लेकिन इसकी जो भरपाई है ये फिल्म ये करती है अपने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एक्शन सीन्स के साथ, अपनी दमदार स्टार कास्ट के साथ, अपने एग्जॉटिक लोकेल्स के साथ, और वो जो 2.5 घंटे लगभग ये फिल्म है उसमें आप इन्वेस्ट रहते हैं। आप थोड़े एक जागरूक दर्शक हैं, तब आपको लगता है कि साहब यहाँ थोड़ा सा जो है वो तर्क नहीं चल रहा है, कहानी जो है वो बहुत सहूलियत के हिसाब से बनाई गई है, और कोई शॉक वैल्यू नहीं है। सरप्राइज हैं इस फिल्म में, लेकिन वो सरप्राइज मैं रिवील नहीं कर सकता, वो एक तरह के स्पॉइलर होंगे, लेकिन जो एक शॉक वैल्यू होनी चाहिए, स्पाई ड्रामा है ये, और जब स्पाई ड्रामा की बात की जाती है तो हम जेम्स बॉन्ड और बाकी फिल्मों को देखते हैं, तो उस बात की जाए अगर हम एक्शन सीक्वेंसेस की और बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की, एक
इंगेजमेंट की, तो वहां पे तो ये फिल्म कहीं ना कहीं इसको फुल नंबर देने होंगे। लेकिन जो एक ओवरऑल कहानी है वो बहुत डिसअपॉइंट करती है, और वो वहां पर मेरे जैसे दर्शक को थोड़ी निराशा हुई है। तो मैं इसे कमाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक चांस दिया जा सकता है। 2023 के लिए कहा जा रहा है कि अपने एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट रखिए रिटर्न से। आप यही कहेंगे जो देखने जा रहे हैं जरूर देखने जाएं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मॉडरेट करके हाँ, जाएं। मतलब जैसे ये सोच के नहीं है कि एकदम, हाँ मतलब 4 साल बाद, मतलब ये शाहरुख खान की फिल्म है नो डाउट। ये पूरी फिल्म आपको शाहरुख खान के हिसाब से ऐसा लगेगा कि इस तरह का उन्होंने मतलब नेवर बिफोर सीन अवतार जो कहते हैं कि उन्होंने जबरदस्त एक्शन किया है, रोमांस उन्होंने जम के मतलब आई एम नॉट एबल टू टेक माय आईज ऑफ, और मैं नीचे आप देख रही हूं कि वहां तो लोग भी बहुत डांस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जो डिबेट चल रही है कि इस फिल्म का इतना बज़ जो, या आंकड़े ये कह रहे हैं कि फिल्म जबरदस्त तरीके से मुनाफा कमा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि ये हमें देखना होगा ये शुरू के 3 दिन बीत जाने के बाद। ओके, शुरू के 3 दिन मेरे जैसे सिने गोअर्स जो हर फिल्म देखने जाते हैं, शाहरुख खान का फैन बेस बहुत बड़ा है। आप बता रहे थे मुंबई में 55,000 जो फैंस हैं वो जुटे हुए हैं। ये अपने आप, और शाहरुख खान के साथ एक चीज है कि उनका फैन बेस बड़ा लॉयल है। अच्छा, और वो हर दर्शक वर्ग में है, मतलब यूथ भी है, मिड एज लोग भी हैं, बहुत पुराने जो शाहरुख खान को 90s से जो पसंद करते हैं, उस तरह की रूरल ऑडियंस बहुत है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर सिंगल स्क्रीन दोबारा ओपन हुए, 25 ऐसे सिंगल स्क्रीन हैं जो केवल इस फिल्म से उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया है। तो अभी 3 दिन थोड़ा सा मैं यही कहूंगा इंतजार करना होगा। चलिए, आपने लेकिन एक एक्साइटमेंट बनाई दी है। ओवरवैल्यूड की तरह उसको कह दिया, ये आपने सही किया। देखिए, आप जो है अपने फैन बेस से एकदम ट्रूथफुल रहना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये धमाकेदार बहुत ज्यादा मूवी है, तो आपने कह दिया जी बहुत बढ़िया है, जरूर देखिए। आपने ये सच्चाई का साथ दिया। मतलब शाहरुख खान के फैंस के लिए ट्रीट है। श्योर, और वो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, और सरप्राइज, मतलब ये है कि फेयर वैल्यू, जैसी कमबैक फिल्म शाहरुख को चाहिए थी वो ये फिल्म है। वो ऑडियंस को थोड़ा सा उस लेवल पे शाहरुख जी आई एम श्योर विल डील विद इट। उस हिसाब से होगी जब आप जाइएगा। अगर नहीं, सॉन्ग्स ही इतने इंप्रेसिव है, शाहरुख खान बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। लेट्स सी, क्या बात है, हमारे बीच में शाहरुख के फैन है एक्चुअली। आई रियली लव दिस लुक, मुझे उनकी लुक बहुत पसंद आई। इसका मैं एक्चुअली शाहरुख का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। नहीं, फैन तो मैं भी नहीं हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं फैन तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन शाहरुख खान को जैसी वापसी की उम्मीद थी वो ये फिल्म हो सकती है। बाजार में एक शख्स से काफी फैन है, और वो है सुशील केडिया, जो वेट कर रहे हैं और हम लोग की ये चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन सुशील केडिया जी सिने गोअर हैं, 70 और 80s के अमिताभ बच्चन के ये फैन रहे हैं। डायलॉग्स उनके तो हम फैन हैं। आए दिन स्क्रीन पे लेके आइए। डायलॉग से लास्ट टाइम उन्होंने शुरुआत की थी, आई थिंक। सुशील जी, आज कौन सी मूवी के डायलॉग से शुरुआत करेंगे? पहले तो आप ठीक से हैं, सेहत आपकी ठीक ठाक है, वापस आ गए आप काफी दिनों बाद, अच्छा लग रहा है आपको देख के? देखिए, अगर डायलॉग अगर कोई इसी वक्त सोचना ही और आपने अमिताभ जी का नाम लिया, तो उनकी शराबी पिक्चर में 2 लाइनें थी, आज मैसर नहीं उतनी पूरे मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। ये डायलॉग कल ही अजय इस डायलॉग को याद कर रहे थे, कितनी वाइब्स मिलती हैं। हाँ जरूर, देखिए कैसे, क्योंकि अभी कैसे महीने भर, हाँ क्योंकि सुशील जी इस समय चीयर्स कर रहे हैं, और क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी, और क्या कॉल गई है, दिवाली से शॉर्ट करवा रहे, एक बार स्टॉप लॉस भी लगा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए हो जाता है ये, लेकिन बाजार खराब है, और ये 700-800 पॉइंट निफ्टी पे मंदी एक बार अपने हमारे व्यूअर्स को, और ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए, खिलवा चुके हैं। क्या सही आपने शॉर्ट्स अपने कवर करवाए क्लाइंट्स को या नहीं? हमारे व्यूअर्स उत्सुक हैं जानने के लिए। बैंक लीड करेगा, मुझे आपके शब्द याद है, ये देखिए बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट। देखिए यहां से जब डबल बॉटम बना, हमने फैसला किया अपने क्लाइंट्स के लिए कि हम कुछ दिनों की इस 4 दिन की चांदनी को इग्नोर करेंगे। हमने ऊपर के इस स्मॉल बम्प अप पे फंसना नहीं है, और जहां सेल सिग्नल आएगा वापस दे मारेंगे। वो हमने कल कर लिया है, मेरे क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे, वो जरूर ट्विटर पे बताएंगे। और अगर अब ये निफ्टी की हम चाल को देखते हैं, बड़े क्विकली आपको बताऊं, बजट एक ऐसा आकस्मिक इवेंट है, आकस्मिक रिएक्शंस होती हैं पूरी देश की, सारे विश्व की हमारे बजट पर, कि अभी तक 45 बजटों में करीब करीब सिर्फ 3 बार बजट के बाद बाजार उसी दिशा में चलता रहा जिस दिशा में पहले चल रहा था। वो तीनों दिशाएं थी भयंकर तेजी की। तो आज तक का एक भी हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट नहीं है कि बजट के दिन तक अगर बाजार पिछले महीने 1.5 महीने से मंदी में चल रहा है तो बाजार आगे भी मंदी ही चलेगा। इस स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए मैं एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी को जोड़ता हूं कि जब तक ये प्रायर डबल बॉटम को तोड़ती नहीं है निफ्टी,
तो हो सकता है पोस्ट बजट एक बार हम यहां तक 18,184 या ज्यादा से ज्यादा वापस 18,360-70 भी जा सकते हैं। तो आज के खूनम खून माहौल को देखकर सांसों को पकड़ के रखिए, ये रोज के रोज का बाजार है और खास करके बजट के टाइम पे बहुत बड़ा व्यू लेना कठिन है। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी चूंकि इसके पीछे चल रही है, बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है उस तरह का उछाल न भी बने। देखिए जितनी भी फोरकास्टिंग है वो सारा पहले एक कल्पना होती है और उस कल्पना को आपको निचोड़ना पड़ता है पुरानी स्टडीज के साथ। तो बैंक निफ्टी पिछला लो तोड़ के आज वापस उसके आसपास बन रही है, पर ब्रॉडली किसी भी प्रकार की कोई भी रैली मैक्सिमम इस साल मुझे लगता है कि अगर बजट में आयकर से लेकर अगर कुछ छूटें आ जाती हैं, कुछ एक सेंटीमेंट का माहौल बन जाता है कि कंजम्पशन स्टोरी पर दांव बड़े लग सकते हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में एक दो बड़े स्टॉक्स को छोड़ के पूरे सेक्टर जैसे लुढ़कने को तैयार है। पोस्ट बजट की 300-400-500 पॉइंट की नॉइस को प्रेडिक्ट करना कदाच ब्रह्मा जी के लिए संभव होगा, मेरे लिए नहीं, मैं करना नहीं चाहूंगा। और अगर मैं फटाफट आपको सारे सेक्टर्स, या आप चाहें तो आज हम निफ्टी 50 पे रैपिड फायर भी कर सकते हैं। लार्ज बैंक्स में कोटक महिंद्रा मात्र एक अपवाद, क्या पता बन जाए, बाकी सारे लार्ज कैप बैंक्स जो हम कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं ये गए अब। जी समझ गया, आपकी भावनाएं समझ रहे, क्योंकि भावना नहीं सर, भावना का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डीप इन द मनी है बैंक निफ्टी शॉर्ट में, मैं समझ सकता हूं, और यहां से भी आपको नहीं सर, मैं अपना व्यू या अपनी पोजीशंस को कभी पुश नहीं करता, नहीं, मैं अपनी कॉल की बात कर रहा हूं। हाँ जी कॉल की बात कर रहा हूं। एकेडमिकली जब आपने कॉल दी थी शॉर्ट की बैंक निफ्टी, वहां से तो आप डीप इन द मनी है ना। बिल्कुल। तो हाँ। अगर ये 17,830 का स्तर बैंक निफ्टी तोड़ देती है तो फिर मैं 17,100 और उसके बाद 16,500 तक के लिए तैयार हूं। इस बीच बजट में 300-400 पॉइंट का उछाल बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब आप बताइए रैपिड फायर ऑटो बैंक्स तो हो गए, ऑटो आईटी और फार्मा में लेते हैं। सबसे पहले आप ऑटोज की बात बताइए, यहाँ पे क्या लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है आपका? टाटा मोटर्स का लॉन्ग ट्रेड मुझे याद है काफी आउट परफॉर्म किया, उसको अपडेट करना चाहेंगे आप या कोई और? अब उस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सिमट जाएगा तो जिस टाइम सिमट जाएगा। मारुति में जितनी भी अभी पॉजिटिव बातें लोग कर रहे हैं, मारुति हम 6,500 आने तक का इंतजार करेंगे। एक बार शॉर्ट काट ली फिर वापस मारेंगे, उसमें लॉन्ग का कोई सिग्नल नहीं है। बाकी सारे ऑटो के स्टॉक्स, सारे बैंकिंग के स्टॉक्स बिल्कुल भारी भरकम बने हुए हैं। सिर्फ एक दो अपवाद हैं इनमें, कि कोटक महिंद्रा की आप देखो सामने जो चार्ट है, आज शायद ये बॉटमिंग फॉर्मेशन कर रहा है, कल अगर ये ऊंचा खुल जाएगा तो आज के लोग को स्टॉप लॉस लगा के हम थोड़ा सा दांव लगाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें। बाकी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये जितनी भी पॉपुलर स्टोरी हो गई, एफआईआई का $6 बिलियन आएगा तो आसमान से पैसा गिर के नहीं आएगा, कहीं से निकल के आएगा। ऑलरेडी उनके भाव बन चुके हैं, आज दोनों ने रिवर्सल दे दिया। एसबीआई आईसीआईसीआई कंटिन्यू टू बी वीक। 20 से 25% तक का करेक्शन, जितने सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर स्मॉल पीएसयू बैंक्स रहे हैं, वो हमारा अभी भी कॉल मेंटेन्ड है कि वापस उतना नीचे आएंगे तो हम लेंगे उनको। तो फाइनेंशियल्स के अंदर एकाध कोई अगर फाइनेंशियल कोई एनबीएफसी का स्टॉक ऐसा हो कि जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर बहुत नीचे गिर गए हैं और निफ्टी के 400-500 पॉइंट की रैली में अगर उनमें कोई एक अचानक कदाच उछाल आ जाए तो आ जाए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हो गए। फार्मा के अंदर अक्रॉस द बोर्ड डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, डीवीज लैब, ये सब मंदी की तरफ चल पड़े हैं। पर हम बायोकॉन को सिर्फ एक अपवाद उस सेक्टर में लेके चल रहे हैं। टकटकी लगाए हम बैठे कि कब बायोकॉन में बाई सिग्नल आए और हम दबोचेंगे उसको 6 महीने में डबल होने के लिए। सीमेंट के अंदर ग्रासी में एक अपवाद हो सकता है कि इसके अंदर में 30% की चाल बन जाए, उसके लिए हमें एक आध दिन देखना पड़ेगा कि कभी रिवर्सल दे। बाकी सीमेंट भी थका हुआ है। देखिए ग्रासिम की चार्ट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या इरेगुलर बी वेव था, अगर ये रिवर्सल आ गया तो हम 1950 की चाल के लिए से पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आपके स्टील, मेटल्स सब बिल्कुल भारी, कोई रोमांच इसमें करने की गुंजाइश नहीं है कि कोई यहां भी हिम्मत कर बैठे तो भारी पड़ सकता है। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में भी जिसमें हमारा सुपरलेटिव कॉल है कि 2023 का सेक्टर रहेगा, वहां पे भी 20 से 25% की करेक्शन के बाद हम इस पे चलेंगे। जी अगर बहुत कुट गया है, देखिए इंडिविजुअल जो स्टॉक्स है, अभी जी में अगर मेरे को रिवर्सल मिल गया तो मैं वापस इसको हो सकता है 265 के लिए दाव लगा लूं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहां पे हमें बाई एंड डिलीवरी वाले कॉल में हो सकता है बड़ी स्विंग मिल जाए, जो बहुत बड़ा मुनाफा शॉर्ट पीरियड में पहले बनाए और फिर 6 महीने तक बढ़ते रहे। एशियन पेंट्स, बर्जर, टाटा कंज्यूमर और टीवीएस, व्हर्लपूल, वोल्टास, ये सारे जो कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स हैं, हो सकता है बजट में एक उनको बहुत बड़ा बम्प अप मिले। बाकी सब चीजों के साथ बड़ा सावधान रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, आईटीसी पे भी जो हमारा कॉल था 270-80, देखिए वो चाल बनी हुई है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सुशील जी, नोट डाउन किया ये सब कुछ। और बजट से ठीक पहले आपकी एनालिसिस हमारे लिए काफी खास है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत दुरुस्त रहे
और हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक्स आपके एनालिसिस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डीलिंग रूम में क्या कुछ हो रहा है खास, डिम्पी हमें बताएंगे। डिम्पी बताइए। दो खबर है, एक तो पहले हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर खबर है। कल इसका वॉल्यूम था करीब 17 लाख शेयर का, जो एवरेज वॉल्यूम रहता है 2 से 3 लाख शेयरों का रहता है। एक्चुअली खबर यह है कि एक बड़ा फंड वापस से इसके अंदर आ रहा है और उसने एक फिर से एक ट्रांच खरीदा है और उसके बाद से शेयर तेज होने की प्रोबेबिलिटी है। एक दूसरा पॉइंट हमने वॉल्यूम के साथ साथ जो हमको खबर मिली और उसके बाद हमने इसको चेक भी किया, वो थी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की। असल में जो उसी फंड का जिसने पहले भी इसके अंदर खरीदारी की है वही सेकंड फेज में आ रहा है और जो उसने खरीदारी की थी आज से करीब 1.5 साल पहले की थी, उस समय का प्रॉफिट और आज के प्रॉफिट में करीब 2 गुना प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। और ये कॉन्फिडेंस आने के बाद वो फंड वापस से इसके अंदर कुछ पोजीशंस बनाता हुआ दिख रहा है। शेयर का वॉल्यूम तो नोटिस हुआ, साथ ही डिलीवरी वॉल्यूम भी हमने चेक किया तो वो भी परसेंटेज में हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है और अपने साल के हाई से ये शेयर 52% नीचे भी है। तो इसका मतलब इसके अंदर वैल्यू काफी है क्योंकि अपने साल के हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है। एक वैल्यू बाय के तौर पर एक छोटी आईटी कंपनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दूसरी कंपनी है भारत बिजली, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है कि इस बार के बजट के अंदर हो सकता है पावर ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मर्स दोनों को लेकर सरकार पॉलिसीज लेके आएगी और इसका बेनिफिट देश की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनी से फायदा हो सकता है भारत बिजली। खबर मार्केट के अंदर ये चल रही है और ब्रोकर्स उस हिसाब से पोजीशंस बनवा रहे हैं कि आप बजट के बाद तक भी इसको रखेगा। वो इस वजह से कि इनके ऑर्डर बुक का जो साइज है वो कम से कम 2 गुना हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर और कंपनी को एग्जीक्यूशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल नहीं रही है। शेयर एक हफ्ते में करीब 9% चल चुका है जबकि मार्केट एक रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। हमारे पास जब हमने थोड़ी और पड़ताल की तो हमको ये भी पता लगा कि कंपनी ने 5 साल में पहली बार अपना जो आय का नंबर दिखाया हुआ 1000 करोड़ को पार किया है। इससे पहले ये नंबर नहीं आया था। तो डाटा भी मैच कर रहा है। जो खबर हमारे पास आई ब्रोकर से उसको हम थोड़ा काउंटर चेक भी करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे जाके, तो दोनों ही शेयर ऐसे लग रहे हैं कि बजट से ठीक पहले या फिर बजट के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न देखे जा सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड है और दूसरा है भारत बिजली। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद डिम्पी उन सारे स्टॉक्स और इनपुट्स के लिए। टाटा मोटर्स, वहां पे क्या ट्रेड बन रहा है? 3 दिन से लॉन्ग पोजीशन है अभी हमारे पास। केवल आप जरा टाटा मोटर्स के चार्ट बताएं क्या किया जाए, लेके जाएं आज पोजीशन रिजल्ट्स के पहले। रिजल्ट कैसा आएगा ये सृष्टि बताएंगे, जब तक आप देख के रखिए। सृष्टि। जी हाँ, नजर है टाटा मोटर्स के नतीजों पे क्योंकि लगातार 7 क्वार्टर्स घाटा पोस्ट करने के बाद इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी फाइनली बॉटम लाइन में एक मुनाफे का फिगर शायद दिखा दे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो तिमाही दर तिमाही सुधरते हुए नजर आने और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जिस तरीके से जेएलआर के वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक वही सबसे बड़ा ड्रैग रहे हैं कंपनी के नतीजों पे। वॉल्यूम्स के लिहाज से जेएलआर की वॉल्यूम्स में साल दर साल करीब 14% की बढ़त देखने को मिली है, पर तिमाही दर तिमाही भी 5% का हमने सुधार देखा है। इंडिया बिजनेस साल दर साल बढ़ता हुआ जरूर नजर आया है वॉल्यूम के फ्रंट पे, पर तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा सुस्त ही देखने को मिला। पर अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो तिमाही दर तिमाही 4% बढ़ती हुई हमें नजर आनी चाहिए। 82,738 करोड़ हमारी उम्मीद है। इबिटडा में करीब 45% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 8973 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। और मार्जिन के फ्रंट पे सभी सेगमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती हुई हमें नजर आ सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन तो जो कच्चे ताम के लागत में जो इन्फ्लेशन था वो धीरे धीरे करके अब कम हो रहा है और साथ ही प्रोडक्ट मिक्स भी बेहतर साइड पे हमें आते हुए दिखा है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीब 10.8% कंपनी का मार्जिन रहना चाहिए। और आखिरी में प्रॉफिट के फिगर की अगर हम बात करें जिसका आप इंतजार कर रहे थे, तो अब तक तो लॉस की श्रेणी थी ही। इस बार एनालिस्ट काफी विपरीत तरीके के एस्टिमेट्स लेकर आए हैं, पर हम ईटी नाउ स्वदेश पे 285 करोड़ का मुनाफा उम्मीद कर रहे हैं। मार्जिन के फ्रंट पे क्विकली हमारी नजर रहेगी इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के मार्जिन जो कि 7% से ऊपर रहने की उम्मीद कर रहे हैं। जेएलआर के इबिट मार्जिन 3.4 से 3.7% आ सकते हैं। इसके अलावा नजर रहेगी कंपनी की कमेंट्री पे, खास तौर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में और फंडिंग की जो खबरें आ रही हैं रिपोर्ट्स है उस पर और क्लैरिटी क्या कुछ देती है मैनेजमेंट, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। केवल बताइए कैसे ट्रेड करें टाटा मोटर्स को, इस समय क्या ट्रेड बन रहा है? अजय जी, टाटा मोटर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 200 डे मूविंग एवरेज के पास उसने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अगर हम इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं अगले महीने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड पे एक्यूमुलेशन ज्यादा हुई है। 440 450 तक लेवल
के लिए। तो अगर किसी का ऑलरेडी होल्ड है, क्योंकि 10 जनवरी पे जो एक गैप अप के साथ स्ट्रॉन्ग मूव आया था और वहां पे काफी अच्छा डिलीवरी भी था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि काफी वो गिर जाएगा। लेकिन हाँ, कल की ट्रेडिंग, मतलब कल तो छुट्टी है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये 427-28 जो आज का हाई है, अगर वो क्रॉस करता है तो 440 के लेवल पे आप आपका प्रॉफिट पहला वाला बुक कीजिए। दूसरा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं 450 के आसपास, और अगर ये गलती से आज का लो तोड़ देता है तो फिर आप 408 और 400 के लेवल पे आपका शॉर्ट वाला प्रॉफिट बुक करिए। तो मेरे ख्याल से रणनीति ऐसी होनी चाहिए टाटा मोटर्स पे कि आज का हाई क्रॉस करे तो बाय करे, आज का लो क्रॉस करे तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अजय जी, टाटा मोटर, ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज गिरावट हुई है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते नर्वसनेस हुई बाजार में, लेकिन जो मैनेजमेंट के ग्रुप सीएफओ जुगशिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, वो सुन लेते हैं, उसके बाद इन सारे स्टॉक्स पे चार्ट चेक लेंगे, कहां पे वैल्यू इमर्ज हो रही है, कहां पे बेट लेनी चाहिए, राजेश के साथ। पहले आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. Right, राजेश, जो 3-4 बड़े नाम हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स के, जहां बड़े एसेट्स हैं, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, अंबुजा सीमेंट भी अब अदानी ग्रुप स्टॉक हो गया है, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों के चार्ट्स मुझे देख के बताएं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर एंटर करना है तो किस लेवल्स पे अच्छे सपोर्ट्स बन रहे हैं? तो अजय जी, अडानी इंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों से जहाँ पे चलते हुए दिखा है, तो अब ये स्टॉक में जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट एरिया है वो करीब है 3250-3200 के आसपास, जो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा इस करेक्शन का। तो अगर कोई वेट कर रहा है फर्दर और करेक्टिव मूव के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड के जो लेवल आते हुए दिख सकते हैं वो 3250-3200 तक के आ सकते हैं। वहाँ पे जरूर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे बाय कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइज को। ऑन द अदर एंड अगर हायर साइड पे ये स्टॉक पे कुछ रिवर्सल आता है यहाँ से, जैसे कि आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि पोस्ट एक्सपायरी थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर बने हुए रिलीज भी होते हुए दिखे। अगर ये स्टॉक ऑन द अदर हैंड 3500 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पे भी वापस से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड पे। तो 3500 के ऊपर अगर निकल जाए तो भी बाय किया जा सकता है, या फिर 3260-50 के रेंज में आए तो वहां पे एक अच्छा लेवल होगा लोअर साइड पे। अडानी पोर्ट में देखें तो स्टॉक्स में काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, और स्टॉक का अगर मंथली सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट 5 महीनों के एक रेंज को ब्रेक डाउन करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में अब जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे लोअर साइड पे बनते हुए दिख रहा है वो अब आना चाहिए करीब 680 के आसपास। स्टॉक अभी इस करेक्टिव मूव में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है, तो मेजर सपोर्ट एरिया इसका अब 680 के आसपास है, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 20-25 रुपए नीचे का लेवल है। तो हमें लगता है कि वो लेवल का थोड़ा वेट करे और 680 के आसपास इसको बाय करें।
तो ये राय अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपको मिलती हुई, बड़ा क्लैरिफिकेशन भी मैनेजमेंट का आपके टीवी स्क्रीन पर आपने थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन इस बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर हम देखेंगे और साथ ही कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे 528 करोड़ से घटता हुआ दिखा है। मार्जिन 14.8% से 11.5% पर, यानी कि वहां पर भी गिरावट हाथ लगी है। रेवेन्यू के आंकड़े यानी कि कंसोलिडेटेड आय अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट स्टैंडअलोन रेवेन्यू का फिगर है 3,554 करोड़ से ये बढ़ी है, बढ़कर 3,711 करोड़ और मुनाफा घटता हुआ दिखा है। तो सिर्फ आय को अगर छोड़ दें, मुनाफे के फ्रंट पर और मार्जिन के फ्रंट पर नतीजे जो हैं कमजोर नजर आ रहे हैं और इसका एक इम्पैक्ट भी करीब 2.25% की गिरावट। एक बार राजेश जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर MGL, IGL पर अपना आउटलुक दीजिए। रिजल्ट का इम्पैक्ट IGL पर तो नजर आ रहा है, लेकिन MGL के स्टॉक में भी हम डाउन टर्न ही देख रहे हैं आज। तो IGL में पिछले दिनों में एक जो अपमूव बना था, ऑलमोस्ट उसने अपने एक चैनल के हायर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वहां से वापस करेक्टिव मूव बना। हमें लगता है कि हायर साइड पे इसके लिए मेजर स्टीप रेजिस्टेंस तो 440 के आसपास बने हुए हैं, जो कि स्टॉक मल्टीपल टाइम उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है। 440 के बाद ही इसमें कोई बड़ा तेजी यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। फर्दर ये जो डाउन मूव बना है, इसमें स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि इसका 405 के आसपास है, वहां पे ऑलमोस्ट उसके नजदीक आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 405 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा लोअर साइड में। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो वहां पे एक बार बाय पोजीशन बनाई जा सकती है 395 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, बाजार में गिरावट जरूर नजर आ रही है। मंथली एक्सपायरी के दिन हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में भी FMCG पैक जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है और FMCG की तरफ से हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, हल्की सी सही, लेकिन निफ्टी FMCG प्ले जो है वो ग्रीन पैटर्न दिखा रहा है। HUL के स्टॉक पर केवल एक बार आपकी राय, और FMCG में क्योंकि रूरल डिमांड के फ्रंट पर भी काफी हद तक, अभी थोड़ी देर पहले संजीव जी भी जुड़े थे, वो भी बता रहे थे काफी फोकस रहेगा। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट भी 2 बजे जो जुड़े थे वो बता रहे थे। HUL ITC हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कैसे देखते हैं यहाँ से आगे कोई ट्रेड बनता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि HUL काफी अच्छा स्टॉक रहेगा क्योंकि कंज्यूमर डिमांड वाला स्टॉक है और कंज्यूमर थियरी आगे भी प्ले होती रहेगी इंडिया में। तो अच्छा, टेक्निकली अगर चार्ट पे इसको नजर करें तो एक रेंज है 2720 से लेके 2440 के आसपास की। इस बड़ी सी रेंज में ये पिछले करीबन 4 महीने से या 5 महीने से ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को अभी भी बाय करना है तो हाँ, अभी भी बाय कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस रखिए 2440 के नीचे, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल है। और जैसे ये स्टॉक 2720-30 जो मैंने ऊपरी लेवल का बताया रेजिस्टेंस, अगर जैसे उसको क्रॉस करता है तो ऊपर के लेवल काफी अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं 3200 और 3400 के आसपास, जो कि उसके अगले रेजिस्टेंस और फिबोनाची वाले लेवल्स भी रहेंगे। तो टेक्निकली अगर किसी को फिर से एंट्री करनी है या नया एंट्री करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं प्रियंका जी। चलिए, तो बिल्कुल HUL और साथ ही ITC पर एक आउटलुक, लेकिन इस बीच कुछ तमाम काउंटर्स जिसमें मजबूती इस वक्त आप देख रहे हैं, चंद ही स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। हिंडाल्को करीब 1.5% की तेजी देख चुका है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं करीब 490 के लेवल्स पर 1.25% के आप मूव्स, अच्छी मजबूती सेकंड हाफ में स्टॉक ने राजेश जी दिखाए, उसके बाद वापस से फिजल आउट हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बाजार की गिरावट में हिंडाल्को में हम हरे निशान के साथ ट्रेड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है? तो मानसी देखिए, मेटल सेक्टर अभी भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जरूर थोड़ी छोटी मोटी गिरावट कुछ हमने देखी कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अभी भी देखें तो बहुत से स्टॉक्स के स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। हिंडाल्को भी उसमें से एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली सेटअप के हिसाब से लास्ट वीक एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और करंट वीक में भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें लगता है हिंडाल्को में जब तक ये स्टॉक 475 के ऊपर बना रहेगा, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगी और इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो करीब 508 के आसपास है। 508 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और फर्दर यहाँ पे तेजी 535 तक भी आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है 475 का स्टॉप लॉस को मॉनिटर करें, अगर उसके नीचे नहीं फिसलता स्टॉक तो बने रहे। अपसाइड के टारगेट 410, 510 और 535 तक आते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है, केवल क्विकली बैंक्स में चुनिंदा आपके पिक्स में जानना चाहूंगी, क्योंकि इतने चल गए बैंक्स फाइनेंशियल्स के खरीदारी का मौका या एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से हमने बैंकिंग प्लेज में भारी बिकवाली का दबाव देखा है, चाहे फिर हैवी वेट्स हो या फिर छोटे मझौले बैंक्स हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस गिरावट को कैसे प्ले आउट करेंगे और गिरावट में कौन से बैंक स्टॉक्स होंगे जिसको खरीदारी की राय आप देंगे? बिल्कुल मानसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये ट्रिपल बॉटम बना सकता है चार्ट पे, तो अगर कोई इसमें प्ले करना चाहता है शॉर्ट टर्म तो अराउंड 1700 का स्टॉप लॉस लेके अभी जो 1748 1740 का लेवल चल रहा है वहां पे बाय करे। ऊपर की तरफ 1900 तक के लेवल ये शो कर रहा है। दूसरी बड़ी बैंक्स में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक है। आईसीआईसीआई अराउंड 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इसमें वेट कर सकते हो आप। 800 के लेवल के आसपास आईसीआईसीआई को बाय या ऐड कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक में काफी एक बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस बना हुआ है और आज की कैंडल भी एक रेड और काफी मजबूत वाली बियरिश दिख रही है, तो आप इसमें भी वेट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अगर किसी को बाय करना है तो 1560 और 1540 के आसपास वो बाय कर सकते हैं। तब तक आरएसआई भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और शायद तब तक ये जो सप्लाई है वो भी शायद एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये मेरे नजर में रहेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए हम और ज्यादातर जानकारों का ये कहना था कि 18,000 से 18,100 के लेवल्स के बीच एक्सपायरी दिख सकती है। गिरावट हावी होती है और 17,900 के लेवल्स पर इस वक्त आप देख रहे हैं निफ्टी में कामकाज। लेकिन पूरी सीरीज को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी ने इस पूरी जनवरी सीरीज में देखी है। ऑलमोस्ट 8% तक की गिरावट के साथ इंडेक्स ने डाउनफॉल इस सीरीज के दौरान देखा है। अब आइए ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, अंडर परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली है और साथ ही निफ्टी आईटी इस पूरी सीरीज का हीरो कह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पूरी सीरीज के दौरान परफॉर्म किया है। आईटी सेक्टर से जुड़े चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स से शुरुआत हुई, टीसीएस से शुरुआत हुई थी, उसके बाद मिड कैप आईटी प्लेस के भी अच्छे खासे नतीजे आते हुए दिखे और लगातार हमने देखा कि आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा था इवन व्हेन द मार्केट्स वर नॉट परफॉर्मिंग। करीब 4.5% तक की तेजी हमने देखी है आईटी सेक्टर में और टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जनवरी सीरीज का साबित हुआ। निफ्टी मीडिया इंडेक्स में करीब 5% की गिरावट है। ये टॉप लूजर कह सकते हैं सेक्टर, जो कि इस सीरीज में काफी हद तक गिरावट के साथ ही ट्रेड करता रहा और आज भी आप देखिए करीब 1-1.5% की बिकवाली, करीब 5% की गिरावट ड्यूरिंग द सीरीज। मैक्स फाइनेंशियल, परसिस्टेंट, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, इंडियन ऑयल, ये सारे के सारे एफएनओ गेनर्स रहे इस सीरीज में। ड्यूरिंग द सीरीज इसने अच्छा परफॉर्म किया। एमएफएसएल के स्टॉक का जिक्र लगातार हम कर भी रहे थे, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक भी माना जाता है और ट्रेडिंग भी काफी हद तक का यहाँ पर नजर आती है और करीब 2-2.5% की तेजी आज कमजोर बाजार में भी स्टॉक में नजर आ रही है। ड्यूरिंग दी सीरीज भी स्टॉक में परफॉर्म किया। इसके ठीक विपरीत इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडस टावर, अतुल ऑटो, सिटी यूनियन बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स आएंगे जो कि एफएनओ कैटेगरी में लूजर साबित हुए पूरी सीरीज के दौरान। ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करेंगे, मिड कैप इंडेक्स करीब 2.25% गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% तक की गिरावट पूरी सीरीज के दौरान दिखी और सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के आउट परफॉर्मेंस के ठीक पीछे ऑटोमोबाइल स्पेस ने करीब 3% की तेजी दिखाई। इसी सीरीज में मेटल पैक में हमने देखा हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। ऑटो और आईटी जितना तो नहीं, लेकिन मेटल सेक्टर भी परफॉर्म कर जरूर पाए। ऑयल एंड गैस स्पेस में हमने हल्की सी तेजी देखी, लेकिन एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा, रियल्टी, बैंकिंग, हर तरफ जहां भी देखेंगे बिकवाली का दबाव। तो क्लियरली 2023 की शुरुआत जनवरी सीरीज जो है काफी हद तक अनकंफर्टेबल साबित होती हुई दिखी और काफी हद तक ट्रेडर्स जो है उनके लिए ये एड़ी चोटी के यहाँ पर कह सकते हैं कि कशमकश की सिचुएशन थी। ड्यूरिंग द सीरीज भी कई सारे सेशंस ऐसे दिखे जहां पर भारी बिकवाली का दबाव था और आज का सेशन तो इनफैक्ट ऐसा था जहां समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरफ ट्रेड बनाया जाए, क्योंकि हर लिहाज से अगर देखें बाजार रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। एक आध बार रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फाइनल अटेम्प्ट अगर देखेंगे बिकवाली के दबाव के साथ 17,900 के लेवल पर करीब 200 अंकों की गिरावट पर निफ्टी में बिकवाली हावी होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी 41,690 के लेवल्स पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए 42,000 के आसपास मंथली एक्सपायरी कटने का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे थे, लेकिन 41,690 के लेवल्स करीब 1000 अंकों की गिरावट। जितना बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द सीरीज सपोर्ट कर रहा था, आज उतना ही खराब प्रदर्शन बैंकिंग प्लेस की तरफ से देखने को मिला। छोटे मझौले हैवीवेट सारे बैंक्स में गिरावट हावी होती रही और इस गिरावट को एक मौका भी समझा गया।
एडवांसेस और डिक्लाइंस के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। करीब 500 एडवांसेस के सामने 1578 डिक्लाइंस हैं। क्लियरली मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड, माहौल और अंडरटोन बिल्कुल बेरिश नजर आ रहा है। 60,205 तक के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक रूल्स नजर आए, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार कामकाज नहीं कर पाया। बहरहाल मंथली एक्सपायरी 2023 की पहली मंथली एक्सपायरी कमजोर होती दिखी और 2023 की शुरुआत में आप अनुमान यही लगाकर करते चलेंगे कि जब कल की छुट्टी के बाद शुक्रवार नई सीरीज की शुरुआत होगी, बाजार में कुछ हद तक सपोर्ट्स बिल्ड होते दिखें। राजेश जी, केवल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।